कल हम मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ रहे थे। हमने कुछ बेसिक बातें की थी और मैंने आपको हेडिंग डलवाई थी मुद्रास्फीति का मापन। यहां पर थे हम। मुद्रास्फीति का मापन। देखिए किस तरीके से हमने मुद्रास्फीति के मापन को देखना है। एक बार 2 मिनट समझ जाइए, फिर हम करते हैं बात इसकी। देखिए ए पोर्शन, ए से बी और बी से सी और सी के बाद में ये कंज्यूमर के पास जाएगा। अब ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, इसको देखते हैं अपने। ये जो ए है ये होता है उत्पादक, आप कह सकते हो प्रोड्यूसर, जो कि वस्तुओं का निर्माण करता है। फैक्ट्री का मालिक कह सकते हो, जो वस्तुओं का निर्माण करता है वो उत्पादक होता है। फैक्ट्री से वस्तु कहां जाती है? थोक के पास जाती है। तो यहां तो ये जाएगी थोक विक्रेता के पास, होलसेलर के पास जाएगी। और थोक से नॉर्मल जो ये दुकानें होती हैं उनके पास जाती है। उसको हम क्या कहते हैं? खुदरा। उसको हम खुदरा विक्रेता कहते हैं। यही होती है। उसके बाद हमारे पास आती है, क्योंकि हम जो सामान्यतः जो सामान खरीदते हैं वो खुदरा वाले से खरीदते हैं। अपने को एमआरपी पे, रिटेल प्राइस पर वो हमें सामान देता है। तो हमें अब महंगाई की या मूल्य की या मुद्रास्फीति की जानकारी कैसे मिलेगी? ध्यान से समझना, 2 मिनट रुक जाइए। हमें जो मुद्रास्फीति या मूल्य की जो जानकारी मिलेगी, यदि हमें इसकी जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें जानकारी मिलेगी पीपीआई से। पीपीआई करेंगे बात हम इसकी। पीपीआई क्या होता है, इसकी जानकारी चाहिए तो हमें मिलेगी डब्ल्यूपीआई से। डब्ल्यूपीआई से। और यहां इसकी जानकारी चाहिए तो हमें मिलेगी सीपीआई से। ये 3 शब्द है हमारे सामने। इसको तो हम कहते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, आप कह सकते हो उत्पादक मूल्य सूचकांक, हिंदी में इसको बोलते हैं। एक डब्ल्यूपीआई है, इसको हम कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसको कहा जाता है थोक मूल्य सूचकांक। और सीपीआई इसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आप कह सकते हो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो इनसे हमें जानकारी मिलती है। वैसे इसका इस्तेमाल जो करता है विकसित देश करते हैं, और ये केवल आर्थिक कारकों पर निर्भर है, इकोनॉमिक फैक्टर पर ही। और ये जो दोनों हैं डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, इसका इस्तेमाल भारत करता है। और इनका जो भी सिस्टम है वो आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों कारकों पर निर्भर करता है। एक बार इसको उतारिए, फिर बात करेंगे। हो गया? आइए, ये जो पीपीआई है इसके नीचे लिखिए
यहां पे लिखो, इसका प्रयोग पीपीआई के नीचे लिखिए, इसका प्रयोग विकसित देशों के द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग विकसित देशों के द्वारा किया जाता है। विकसित देशों के द्वारा किया जाता है। इसमें आर्थिक कारकों का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। इसमें आर्थिक कारकों का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। इसमें आर्थिक कारकों का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, इन दोनों के नीचे लिखिए, यहां पे लिखो, इसका इस्तेमाल भारत करता है। इसका कह दीजिए, इनका कह दीजिए, मतलब दोनों ही आगे ना। इनका इस्तेमाल भारत करता है। इनका इस्तेमाल भारत करता है। इसमें आर्थिक कारकों के साथ साथ, इसमें आर्थिक कारकों के साथ साथ गैर आर्थिक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। इसमें आर्थिक कारकों के साथ साथ गैर आर्थिक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। गैर आर्थिक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, ये गैर आर्थिक कारक क्या होते हैं, आर्थिक कारक क्या होते हैं। इधर आइए एक बार, 2 मिनट। ये आर्थिक कारक क्या होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर। आर्थिक कारक तो होते हैं जैसे डिमांड हो गया, ठीक है, पूंजी हो गई, कैपिटल, धन वगैरह हो गई, भूमि हो गई, ये आर्थिक कारक होते हैं। और ये गैर आर्थिक कारक क्या होते हैं, लिखिए, जैसे सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर, विवाह का सीजन, शादियों का सीजन चलता है ना, तो वस्तुओं के मूल्य कैसे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और भी कई बातें हैं, जैसे कल्चरल फैक्टर, सांस्कृतिक कारक, ये कौन से होते हैं, जैसे दिवाली पर देखिए मिठाई कितनी महंगी हो जाती है, दिवाली वाले दिन देखना कभी। और नवरात्रि, व्रत आप देखिए, करवा चौथ का व्रत होता है, उस दिन फ्रूट देखना, खा नहीं सकते, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो गैर आर्थिक कारक ये होते हैं। सामाजिक कारक हो गया, ये भारत में ज्यादा देखने को मिलते हैं और इसके बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको वेल नोन है सारी बातें। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी बात इंडिया लेवल के संबंध में बताना चाहूंगा ताकि आप दिग्भ्रमित ना हो जाए। ठीक है, आप तो ऐसे करना, जैसे ऐसे कर दो और ऐसे कर दो, इसके नीचे नीचे लिखते जाना आपने। सबसे पहले तो इसे जारी कौन करता है, इसे कौन जारी करता है, इसे करता है वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय।
वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय जारी करता है। और सीपीआई को कौन जारी करता है? सीएसओ जारी करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। लिख लोगे? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और ये ध्यान रखना, ये जो जारी होते हैं ये पर मंथ जारी होते हैं। बिल्कुल, अभी 2 मिनट रुक जाइए। ये पर मंथ जारी होते हैं। सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। पहले ऑर्गेनाइजेशन होता था इधर, अब इसका ओ का मतलब ऑफिस कर दिया है। अब आप यहां लिखना, मैं इधर लिख रहा हूं आधार वर्ष। ये काम की बात है। 2011-12 इंडिया लेवल की दृष्टि से बता रहा हूं। राष्ट्रीय स्तर पर थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2011-12। यहां पर आ जाइए, ठीक है? यहां से उलझ मत जाना बिल्कुल भी, नहीं तो सुलझाना मुश्किल हो जाएगा। पूछ लेना मेरे से जो भी बात समझ में ना आए, ठीक है ना? यहां लिखना है आधार वर्ष। तो थोक मूल्य सूचकांक का राष्ट्रीय स्तर पर आधार वर्ष कितना है? 2011-12। और सीपीआई का जो आधार वर्ष है वो है 1 जनवरी 2012। इसको ऐसे लिखा जाता है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का राष्ट्रीय स्तर पर आधार वर्ष कितना है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का राष्ट्रीय स्तर पर आधार वर्ष कितना है? 1 जनवरी 2012। WPI के नीचे लिखना, इसमें केवल वस्तुएं आती हैं, इसमें केवल वस्तुएं आती है। अब आप देखिए, हमने कहा कि थोक मूल्य सूचकांक में केवल वस्तुएं आती है, सेवाएं नहीं आती। सेवाएं क्यों नहीं आती? पहली बात तो सेवाएं क्या होती है? सेवाएं होती है जैसे बैंकिंग, परिवहन, इंटरनेट और संचार, होटल, ट्रांसपोर्ट, ये क्या होते हैं? सेवाएं। जैसे मेरा क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्र। कोचिंग क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र। हम थोक की बात कर रहे हैं, कभी सुना यहां पर बैंकिंग सेवा थोक में मिलती है, यहां पर इंटरनेट थोक में मिलता है, यहां पर कोचिंग थोक में कराई जाती है? नहीं है ना? तो सेवाओं का थोक मूल्य होता ही नहीं है। लिख लेना यहां नीचे। सेवाओं का थोक मूल्य नहीं होता है। और सीपीआई में लिखो, इसमें वस्तुएं व सेवाएं दोनों आती हैं। वस्तुएं भी आती है और सेवाएं दोनों आती है। क्लियर हुई सारी बातें? थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है। अब इनको हमें राजस्थान के संबंध में देखना है। इंडिया लेवल पे तो हमने थोड़ी सी बात कर ली है, इस पर ज्यादा गौर करना, इस पर, ठीक है ना? आइए हेडिंग डाल दीजिए,
राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक, राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक, हेडिंग डाल दीजिए राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक। कुछ बातें हैं जो एक बार आपको लिखनी पड़ेगी, मैं साथ साथ समझाता जाऊंगा। इसके नीचे लिखिए, यह एक ऐसा सूचकांक होता है, यह एक ऐसा सूचकांक होता है जो पहला लिखिए, थोक मूल्यों के उतार चढ़ाव को व्यापक रूप से बताता है। व्यापक रूप से बताता है। थोक मूल्यों के उतार चढ़ाव को व्यापक रूप से बताता है, मतलब पूरा खुलकर बताता है, एक्सप्लेन करता है थोक मूल्यों के बारे में। दूसरा लिखिए, सभी प्रकार के व्यापार व लेन देन, सभी प्रकार के व्यापार व लेन देन में वस्तुओं के मूल्य को व्यक्त करता है। वस्तुओं के मूल्य को व्यक्त करता है। कोई भी व्यापार है, लेन देन है, उसमें जो वस्तुओं का मूल्य होता है उसके बारे में बताता है। और थोक मूल्य जो है, मार्केट में जो थोक मूल्य चल रहे होते हैं उनके बारे में बताता है। तीसरा लिखिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मापन में, मतलब इसको मापने में प्राथमिक सूचक के रूप में काम करता है। प्राथमिक सूचक के रूप में काम करता है। आप ये भी कह सकते हो कि जीएसडीपी को मापने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, प्राइमरी फैक्टर के रूप में काम करता है, प्राइमरी सोर्सेज के रूप में काम करता है, प्राइमरी इंडिकेटर के रूप में काम करता है। चौथा लिखिए, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर को मापने में सहायक होता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर को मापने में सहायक होता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर को मापने में सहायक होता है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब आप खुद देखिए, जब हमें वस्तुओं का मूल्य पता है, बाजार की स्थिति पता है, तो उसका इस्तेमाल जो सरकार है नीतियां बनाने में भी कर सकती है। लास्ट लिख दीजिए, पांचवा, सरकार की नीति निर्माण में भी सहायक होता है।
सरकार की आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक होता है, ऐसे लिखिए। सरकार की आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक होता है। आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक होता है। चले आगे। ये इसकी कुछ बातें हो गई। वापस आ जाइए थोक मूल्य सूचकांक राजस्थान में। इसका जो आधार वर्ष है 1999-2000, देखिए हुआ क्या था। 2016 में फरवरी में राष्ट्रीय स्तर पर थोक मूल्य सूचकांक में बदलाव किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर जो थोक मूल्य सूचकांक था उसके आधार वर्ष को बदलकर 2011-12 कर दिया गया। राष्ट्रीय स्तर पर आरएस 2016 का जब पेपर हुआ तो उसमें क्वेश्चन पूछा राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, तो लोग टूट पड़े थे 2011-12 पर। कहते बेवकूफ समझाए क्या, फरवरी में तो चेंज हुआ है, हमें उलझा रहा है। जबकि वो राजस्थान का पूछ रहा था और हम बता पे थे राष्ट्रीय स्तर का। राष्ट्रीय स्तर का 2011-12 है, अभी लिखा है थोड़ी देर पहले, तभी मैंने कहा उस पर गौर करना। राजस्थान का ये है, ध्यान रखना। आगे इसको परिपूर्ण करने के लिए वस्तुओं के संबंध में आगे 100 लिखा हुआ है, हालांकि आपके ध्यान रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लिख दीजिए चाहे 100, ऐसे लिखा हुआ है। वस्तुओं के संबंध में 100 को माना गया है, मानक है ये। चले आगे। अब ये जो थोक मूल्य सूचकांक है लिख दीजिए पर मंथ जारी किए जाते हैं, ये ध्यान रखना। पर मंथ जारी किए जाते हैं। यहां हमें जो ध्यान रखना है कि कितनी वस्तुएं शामिल है, ये इंपॉर्टेंट है। वन 154 मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक कितनी वस्तुओं पर निकाला जाता है? 154। ठीक है। ये जो 154 वस्तुएं हैं इसको भी आगे कई भागों में बांटा गया है। प्राथमिक वस्तुएं हैं, ईंधन है, ऊर्जा है, उसका अलग है। विनिर्मित वस्तुएं हैं, मैन्युफैक्चर्ड, जिसको आप द्वितीयक वस्तुएं भी कह सकते हो, अलग अलग बांटा गया, उनका भी आपने ध्यान रखना है। तो ये जो 154 है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसको तीन में कैटेगराइज किया गया है। एक तो है प्राथमिक वस्तुएं, इसमें बकायदा जो इन्होंने हाईलाइट किया है, हालांकि प्राथमिक वस्तुएं बहुत सारी होती है, बकायदा जो इन्होंने हाईलाइट किया है वो एक तो कृषि को हाईलाइट किया है और एक खनिज को, कृषि और खनिज को हाईलाइट किया है इन्होंने प्राथमिक वस्तुओं में। और ये है 75 वस्तुएं। और जो विनिर्मित वस्तुएं हैं, विनिर्मित मतलब मैन्युफैक्चर्ड, जैसे आप कोई भी सामान खरीदने जाते हो उसके नीचे लिखा होता है ना मैन्युफैक्चर्ड बाय,
मतलब जो फैक्ट्री से निकल कर आती है, उद्योग आप कह सकते हो, द्वितीयक क्षेत्र या द्वितीयक वस्तुएं भी कह सकते हो। ब्रैकेट में लिख देना द्वितीयक वस्तुएं। 69 और ईंधन व एनर्जी से रिलेटेड जो है ये है 10। ईंधन व ऊर्जा समूह ये 10 है। ये 10 है। चलें आगे। यहां मुझे ऐसा लगता है आपकी जो आर्थिक समीक्षा भी 2020-21 आई है, इसमें एक बात बार बार इस थोक मूल्य सूचकांक पर कही गई है, बार बार स्टार डाल के बात कही है। ये क्या राजस्थान वाले बदमाशी कर जाते हैं इसके अंदर। इसमें एक बात कही गई है कि अप्रैल 2020 और मई 2020 के थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े जो है कोविड-19 के कारण जारी नहीं किए गए थे। यहां पर क्या करता है ये एग्जामिनर, जैसे आपने इस टाइप के क्वेश्चन राजस्थान में देखे भी होंगे, तो कोई हैरत की बात नहीं है, आपके लिए क्वेश्चन बना सकता है निम्न में से किस मंथ थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े जारी नहीं किए गए। तो अप्रैल और मई के, थोड़ा ध्यान रख लेना, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। तो एक स्टार डाल के लिख दीजिए यहां पर अप्रैल व मई 2020 के आंकड़े, अप्रैल व मई 2020 के थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े, अप्रैल व मई 2020 के थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े कोविड-19 के कारण जारी नहीं किए गए थे। अब एक यूनिट नहीं होती है इनकी, एक अंक होता है। इसके नीचे लिखना 2019 में थोक मूल्य सूचकांक ओवरऑल कितना रहा। 2019 में थोक मूल्य सूचकांक रहा 310.56। ये अंक है, ये ध्यान रखना आपने। 2020 में थोक मूल्य सूचकांक 330.86, 330.86। %6.54 की वृद्धि, 6.54% की वृद्धि। मुझे ये बताइए आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 6.56, हाँ 6.54 की वृद्धि। लगा दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आंकड़ा याद रखना है आपने, भूलना भी नहीं है, इसको भूलना भी नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखना 6.54%। दूसरे नंबर पर जो आप याद रख सकते हो तो ये याद रख लेना, बाई चांस ये, वैसे ये पूछता नहीं है, बाई चांस पूछ भी ले तो यदि ये दोनों पता है तो मुझे लगा है आप निकाल सकते हो इसको आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है।
वैसे ये जो है आता यही है, लेकिन यदि कभी कोई दुश्मनी निकालनी हो या गड़बड़ी करनी हो तो थोड़ा टर्न कर जाता है वो। तो आपने इन दोनों का ध्यान रखना है। कोई हैरत की बात नहीं है, अंकों के रूप में आपसे पूछ सकता है कि 2020-21 में राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक कितना रहा। अब यहां पर जो आपने ऐड करना है वो थोड़ा इंडिया लेवल का ऐड कर सकते हैं अपने। तो यहां पर एक नोट डाल के लिख दीजिए, अखिल भारतीय स्तर पर, ऑल इंडिया लेवल पर थोक मूल्य सूचकांक। मजेदार आंकड़े हैं इसके। 2019 में 121.2, और 2020 में 121.7। देखिए इतना ही अंतर, पॉइंट कितने, 5 का, क्या 0.5 का ही अंतर रहा। %0.41% की वृद्धि, 0.41। वैसे आपको बता दूं, इंडिया लेवल पर भी यही आंकड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इंडियन इकोनॉमिक्स की जब हम बात करें, नई आर्थिक समीक्षा देखें, तो उसमें भी यही आंकड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपको ज्यादा आर्थिक समीक्षा देखने की जरूरत नहीं है। हम जब उसमें कई टेबल बना के दी हुई है, उन टेबल का जब हम एक सार देखते हैं तो हमें पता लगता है कि 2015 से लेकर 2020 तक थोक मूल्य सूचकांक में लगातार वृद्धि हुई है। इसमें क्या होता है, कई बार इस तरीके से बन जाते हैं, थोक मूल्य सूचकांक में पिछले 5 वर्षों में पहले कमी हुई, फिर बढ़ोतरी हुई, पहले बढ़ोतरी हुई, फिर कमी हुई, इस तरीके से पूछ लेता है। एक स्टार डाल के लिख दीजिए, राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक में, राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक में 2015 के बाद, 2015 के बाद लगातार वृद्धि हुई है। हेडिंग डाल दीजिए, राजस्थान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे कहूं कि जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है और थोक मूल्य सूचकांक होता है, इसमें सबसे ज्यादा सटीक कौन सा है? सटीक, जिससे जो कि मतलब सही हो और नीतियां भी बनाई तो अच्छी रहे, उपभोक्ता वाला बढ़िया रहेगा या थोक वाला? बताइए, थोक का, उपभोक्ता का? चलिए मेरी बात सुनो, क्या थोक मूल्य सूचकांक में सेवाएं हैं? नहीं है ना। तो आप जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो,
ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हो या अन्य कोई भी सेवा इस्तेमाल करते हो, उसका खर्चा तो आया ही नहीं, उसका मूल्य तो इंक्लूड ही नहीं किया गया। हम तो केवल वस्तुओं की बात कर रहे हैं, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वस्तुएं भी है, सेवाएं भी है, वो दोनों के बारे में बताता है, भाई दोनों की स्थिति बता देता है। फिर चलो इसको छोड़िए, चलो हम ये कह दें भी चलो हम तो वस्तुओं का ही बता दो यार, सेवाएं देख लेंगे किसी तरीके से। आप लोग जो है जो सारे बच्चे बैठे हो, थोक की दुकान पर कितने जाते हो? आप जाते हो थोक की दुकान पे? कहाँ है? कहाँ है मैं पूछ रहा हूँ ना, वहाँ थोक की दुकान है? नहीं, वो थोक की दुकान नहीं है वो आपको लगता है थोक की दुकान है, थोक की दुकान अलग होती है। थोक की दुकान का मतलब ये होता है, जब आप वहां जाओगे, आपको तो चाहिए चीनी 1 किलो, हद मार के 2 किलो, ज्यादा ही कुछ करोगे, ज्यादा ही शौकीन हो तो 5 किलो, लेकिन वहां कम से कम आपको 1 बोरी खरीदनी पड़ती है। और 1 बोरी लाते हो बस, तो फिर ठीक है, फिर थोक की दुकान पे आप नहीं जाते हो। तो हम थोक की दुकान पर जाते हैं तो हमें बहुत सारा सामान खरीदना पड़ता है। इस कारण से जो सामान्य उपभोक्ता हो, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, हम एमआरपी पे ही सामान खरीदते हैं। आपने जो भी कपड़े पहने हैं, जो भी पेन पेंसिल आपके हाथ में है, सब आप एमआरपी पे लाए हुए हो, थोक के दुकान से नहीं लाए। तो जब सामान्य उपभोक्ता खुदरा पे डिपेंड है, थोक पे डिपेंड ही नहीं है, तो फिर उसका मीन्स क्या हुआ? सही आंकड़े नहीं हुए ना। इस कारण से सरकार भी क्या करती है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर ज्यादा ध्यान देती है। एक लाइन लिख दीजिए, सरकार थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में, थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर ज्यादा ध्यान देती है। नई लाइन से लिखिए, वर्तमान में चार प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, वर्तमान में 4 प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर मंथ जारी किए जा रहे हैं। 4 प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर मंथ जारी किए जा रहे हैं। अब ये कौन कौन से हैं? 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। CPI IW, CPI IW, CPI AL, CPI AL, CPI RL, CPI R&U। CPI का तो मतलब क्या होता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। यहां पर R&U का जो मतलब है, यह है रूरल एंड अर्बन, मतलब ग्रामीण और शहरी। इसके लिए जो आधार वर्ष है 2012, इतना ही ध्यान रखना है।
और यहां जो RL है इसका मतलब है रूरल लेबर, ग्रामीण मजदूरी, ग्रामीण मजदूरी। इसके लिए जो आधार वर्ष है 2012, 2012 आधार वर्ष है। AL का मतलब होता है एग्रीकल्चर लेबर, इसका जो आधार वर्ष है आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, 86, 87 बदला ही नहीं गया, 86, 87। और ये जो IW है, CPI IW, ये है इंडस्ट्रियल वर्कर, इसका जो आधार वर्ष है 2001। इसका आधार वर्ष है। ये आधार वर्ष आपने ध्यान में रखने हैं। और मैं जो बात करूंगा इसमें इसकी बात करूंगा, CPI IW की इसकी बात करूंगा, लेकिन इसके नीचे नहीं लिखना, मैं अपने तरीके से बता देता हूं। ये जो CPI IW है, CPI AL है और CPI RL है, ये तीनों ध्यान से समझिए, तीनों इनको जो जारी करता है, इनको जो एक जारी करता है वो जारी करता है श्रम ब्यूरो, लेबर ब्यूरो। ये शिमला में है, हिमाचल प्रदेश, ये जारी करता है। इन सबको जारी करने का अधिकार श्रम ब्यूरो शिमला हिमाचल प्रदेश के, ध्यान रखना महत्वपूर्ण बात है। बच गया ये चौथा, इसको जो जारी करता है CSO नई दिल्ली, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस नई दिल्ली। समझ में आई बात सारी? ये जो CPI IW है इसके आगे की बात जो है अपने कल करेंगे।